हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सर पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ नया टॉपिक को लेकर के। तो जहाँ तक हमने स्टॉप किए थे ठीक वहीं से शुरुआत किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, नर जनन अंग के जो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मूत्र नली, शुक्राशय, पुनरस्थ ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, वृषण, अधिवृषण, शिश्न। तो इन पार्ट्स के बारे में हम लोग आज इनके वर्क क्या होता है, फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो वृषण, हम चाहेंगे कि आप लोग जो है एक नोटबुक तैयार कर लें ताकि आपको भी समझने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, वृषण में शुक्राणु बनते हैं। और अधिवृषण में, देखिए अधिवृषण में शुक्राणुओं का संग्रह होता है। और इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनते हैं, फर्टिलाइजेशन योग्य बनते हैं। मूत्र मार्ग, ये छूट गया था, इसको नोट कर लीजिए। मूत्र मार्ग में देखिए, मूत्र मार्ग में होता ये है कि वीर्य और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं। और पुनरस्थ ग्रंथि में क्षारीय द्रव स्रावित होता है। क्षारीय द्रव स्रावित होता है पुरस्थ ग्रंथि में क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो संभोग यानी कॉपुलेशन, संभोग के समय द्रव मादा योनि की खुजलाहट को कम करता है। उसके बाद हम देखेंगे शिश्न। तो ये शिश्न है, और शिश्न का कार्य क्या होता है। शिश्न का कार्य, तो शिश्न यानी पेनिस, यह पुरुष का मैथुन अंग है। यह पुरुष का मैथुन अंग है,
जो शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाता है। शुक्राणुओं को स्त्री के योनि में पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रह होता है और इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनते हैं। मूत्रमार्ग, वीर्य और मूत्रमार्ग से वीर्य और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं और पुरस्थ ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित होता है। पुरस्थ ग्रंथि से क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो संभोग के समय द्रव मादा योनि की खुजलाहट को कम करता है। शिश्न या पुरुष का मैथुन अंग है, जो शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाता है। ये पेनिस का काम हो गया कि ये पुरुष का मैथुन अंग है, जो शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाता है, यानी कि वेजिना तक जो है रिचेज करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम बताएंगे मादा जनन अंग के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो फिगर के साथ अगर इस पॉइंट्स को नोट कर देते हैं नीचे, तो आपका बिल्कुल जो है जो मार्क 5 मार्क में आता है, तो 5 मार्क आपको मिलना ही मिलना है। और ये सब अनिवार्य है, फिगर के साथ कुछ लिखना जरूरी है। और बोर्ड स्पष्ट कर दिया है कि फिगर के साथ आपको नीचे इसके बारे में जो भाग होते हैं उसके बारे में आपको कुछ न कुछ लिखना ही होगा। तो नर जनन के बारे में बता दिए थे और अब मादा जनन तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। मादा जनन तंत्र। देखिए, मादा जनन तंत्र में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। अंडाशय, गर्भाशय, योनि, वाल्वा, फैलोपियन नलिका, हाइमेन। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, तो इम्पोर्टेंस भी हम लिख देते हैं क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंडाशय। अंडाशय स्त्रियों में एक जोड़ा पाया जाता है। अंडाशय स्त्रियों में कितने होते हैं? एक जोड़ा, जिसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अंडाशय में क्या उत्पन्न होते हैं? अंडाणु उत्पन्न होते हैं। फैलोपियन नलिका में अब देखिए, दूसरा ये है कि फैलोपियन नलिका में स्टूडेंट, फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है कि फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका में किसका निषेचन होता है? तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में।
गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगर आप पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अंडाशय में क्या होता है। तो अंडाशय में भ्रूण का विकास होता है। फिलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाशय स्त्रियों में एक जोड़ा पाया जाता है जिसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। और भी पार्ट्स हैं, जैसे गर्भाशय के बाद जो है योनि आता है। तो योनि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। योनि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ही हमको भी ऐसा लगेगा कि नोट करके जो है स्टूडेंट याद कर रहे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है हमने देखा। हम भी जब पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो हमने देखा कि विद्यार्थी को बहुत सारी जानकारी जो है जैसे लिखा देते थे ऐसे थ्योरी के रूप में। तो विद्यार्थी में बहुत सारा हिचकिचाहट होती थी और बहुत पढ़ना पड़ता था। तो हमने सोचा कि इसको क्यों नहीं कि वन लाइनर करके जो है याद करवाया जाए, ताकि बच्चा को याद हो जाए और परीक्षा में वो आसानी से लिख पाए। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे मर्जी, लेकिन ये आपको और सर इस तरह से आपको नहीं बताएंगे जो हम बता देंगे। योनि संभोग कॉपुलेशन या मैथुन के समय, योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शिश्न को ग्रहण करती है। नर के शिश्न को ग्रहण करती है। नर के शिश्न को ग्रहण करती है, जिससे वीर्य जो है मादा जननांग में पहुंचते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे वीर्य मादा जननांग में पहुंचते हैं। कुछ इस तरह से लिख देंगे ताकि ये भी बुझाएं कि नहीं बिल्कुल जो है ये एक जो फिगर था हमारा, तो फिगर का पूरा जो क्राइटेरिया होता है, तो पूरे क्राइटेरिया को हमने बहुत अच्छा से लिख दिए और बहुत सुंदर से लिख दिए। और हमको अब लगता नहीं है कि एग्जामिनर जो है हमारे मार्क जो है वो कम देंगे। वो मार्क जो भी हो तो वो फुल मार्क मिलना चाहिए। और सारे पार्ट्स के बारे में लिखना है। अंडाशय, फिलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में लिखना है, तो उसको लिख देंगे। अब आगे इससे आगे पढ़ेंगे प्यूबर्टी के बारे में, यानी कि स्त्रियों में यौवनारंभ जो होता है। स्त्रियों में देखिए, स्त्रियों में यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी 10 से 12 वर्ष के उम्र में शुरू हो जाता है। और उसका शरीर परिपक्व होने लगता है। स्त्रियों में
मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र 28 दिनों तक, 28 दिनों तक चलता रहता है, 28 दिनों तक चलता रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि स्त्रियों में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का। 28 दिनों का होता है। लेकिन 14वें दिन तक केवल एक अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलते हैं। समझ गए? जी सर। लेकिन 14वें दिन अंडाशय से केवल एक अंडाणु बाहर निकलते हैं। तकनीकी खराबी होने के कारण क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आगे देखिए, 14वें दिन अंडाशय से केवल एक अंडाणु बाहर निकलते हैं और अंडाशय से बाहर निकलने के बाद वह 36 घंटे तक शुक्राणु का इंतजार करते हैं और 36 घंटे के भीतर अगर उसको कोई अंडाणु जो है शुक्राणु से मिलते हैं तो अंडे का जो है आगे विकास होने लगता है। उसी बात को लिखेंगे यहाँ, स्त्रियों में मासिक चक्र 28 दिनों चलता रहता है, लेकिन 14वें दिन अंडाशय से केवल एक अंडाणु बाहर निकलते हैं और वह 36 घंटे तक शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। अगर 36 घंटे के भीतर शुक्राणु मिल जाता है तो शुक्राणु मिल जाता है तो अंडाशय शुक्राणु मिलने के बाद होता यह है कि आगे जो है अंडे का विकास होने लगता है। तो शुक्राणु मिल जाता है तो लिखेंगे कि आगे अंडे का विकास होने लगता है। मिलने के बाद देखिए 36 घंटे के भीतर अगर शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है तो आगे अंडे का विकास होने लगता है और यही अंडा जो है भ्रूण के रूप में जो है आगे विकास करने लगता है और मासिक चक्र रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है? मासिक चक्र, जो MC कहते हैं शॉर्टकट में, मासिक चक्र रुक जाता है। समझ गए? जी सर। तो इसी के साथ हम जो है इसको एक बार और दोहरा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1 मिनट। अंडाशय स्त्रियों में एक जोड़ा पाया जाता है जिसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। योनि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शिश्न को ग्रहण करती हैं, जिससे
वीर्य मादा जननांग में पहुंचते हैं। वीर्य यानी कि सीमेन मादा जननांग में पहुंच जाते हैं। स्त्रियों में यौवनारंभ प्यूबर्टी 10 से 12 के उम्र में शुरू हो जाता है और उसका शरीर परिपक्व होने लगता है। स्त्रियों में मासिक चक्र 28 दिनों तक चलता रहता है, लेकिन 14वें दिन अंडाशय से केवल एक अंडाणु बाहर निकलते हैं, यानी कि 28 का आधा 14 दिन। तो 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय से केवल एक अंडाणु बाहर निकलते हैं और वह 36 घंटे तक शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। अगर 36 घंटे के भीतर शुक्राणु मिल जाता है तो आगे अंडे का विकास होने लगता है और मासिक चक्र रुक जाता है। तो इसी वीडियो के साथ जो है हम आगे नेक्स्ट डे हम फिर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और धन्यवाद।